हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको याद भी करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न हैं आपके। देख पा रहे हो ना, ये सारे प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को हम लोग हाल सहित आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। तो बताइएगा इसका जो आंसर करेक्ट क्या होने वाला है। 4 विकल्पों में सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग पेपर से जाने से पहले इन सभी को तैयार कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि सभी को 3 मार्च को आपका पेपर है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी सही आंसर कर रहे हो। क्या ऑप्शन नंबर ग 1914 को आपका हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, जर्मन संस्कृत में बॉक्सचिट का आशय था। जर्मन संस्कृत में जो बॉक्सचिट था, इसका क्या आशय था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। ठीक है, तो जर्मन संस्कृत में बॉक्सचिट का आशय था आपका, तो वो था आपका किससे था? तो बताएंगे सही आंसर। सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ग किसका था आपका? आम जनता का बॉक्सचिट का आशय था। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। 3 नंबर का, और हर बार एग्जामिनर यही सवाल आपके एग्जाम में देता है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो बताइए संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो क्या आंसर करोगे आप सभी? तो करो इंग्लैंड। किस में हुई थी आपकी? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। इसके बाद आप चौथा प्रश्न देखो, चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922 या 1925? तो बताइएगा चोरी चोरा जो कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ था? तो सभी बच्चे क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? ठीक है, एक बच्चा कर रहा है कि सर 1920। क्या कर रहा है? 1920। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा आप अपना सही कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा आपका 1922 में। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922 में हुआ था। याद रखोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? विषय नहीं है। निम्नलिखित में क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? यानी जो राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो राज्य सूची का विषय क्या नहीं है? देखो पुलिस भी है, पुलिस राज्य के अंतर्गत कार्य करती है। कृषि भी होती है आपकी, और सिंचाई भी। ठीक है, तो क्या नहीं है? तो वो है आपका मुद्रा। ठीक है, क्या नहीं है आपका? मुद्रा। मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, छठा प्रश्न बोला गया भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? जो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त है? राज्य, संघ, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या सही है आपका छठे का? तो वो है आपका संघ। क्या है? संघ। कन्फ्यूज मत होना, इम्पोर्टेंट है, और VIP करके डाल देना। कन्फ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न भी आप अच्छे से जानते होंगे। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइएगा सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, कथन किसका है? तो आप सभी जानते हो जो सत्य के ऊपर किसने काम किया था? वो किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। कौन? महात्मा गांधी। 8वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखना आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 और 1929। कब चलाया गया था? 8वें का सही आंसर। तो आप सही जवाब दे रहे हो। क्या? 1930 को चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? कौन सा आंदोलन जो है गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया?
देखो, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, सविनय अवज्ञा भी अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने चलाया। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी किसने चलाया? आपके महात्मा गांधी जी ने चलाया। तो एक ही विकल्प है, वो है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है आपके महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। ठीक है, क्लियर। आगे 10 बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा शासन का अंग नहीं है? शासन का अंग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कार्यपालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका या विधायिका। तो कौन सा शासन का अंग नहीं है बताओ। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? 10वां बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, कार्यपालिका भी शासन का अंग है, नगर पालिका भी शासन का अंग है और विधायिका भी शासन का अंग है। लेकिन जो न्यायपालिका आपके गांव में बैठती है वो जो है शासन का अंग नहीं है, उसमें अपने आप हम लोग न्याय कर लेते हैं। ठीक है, आपस में सरपंच वगैरह बैठ के न्याय कर लेते हैं। इसके बाद 11वां बोला गया, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश का विकास है तो आप कैसे बता सकते हो कि इस देश में जो है विकास हो रहा है? नंबर 1, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। ठीक है, अगर स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर है तब भी उस देश का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय भी यदि अच्छी खासी है तब भी उस देश का विकास हो रहा है। इसका बाद व्यक्तियों का साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की दर, तो वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? किसी देश के विकास के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी। बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब तो यह वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का और वीडियो शेयर करने का आपसे कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपको और बेहतरीन लाजवाब तैयारी कराना चाहता हूँ जो आपने सपना देख रखा है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देख लो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है ना, जो आप इतना सारा मुझे प्यार देते हो। इसके बाद 12 बोला गया कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, बताओ। तो सेवा क्षेत्र आप सभी जानते हो, प्रथम में क्या आता है? कृषि वगैरह यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, द्वितीय में क्या आते हैं? आपके उद्योग धंधे। तृतीय में क्या आते हैं? आपकी सेवा। तृतीय में क्या आती है? सेवा। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गा। जो सेवा क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। नेक्स्ट 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यानी ग्रामीण में गांव में जो विकास हो रहा है वो कैसे विकास को आप लोग लक्ष्य कैसे निर्धारित करोगे? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। देखो, अगर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में विकास है तो उसे नियमित कार्य मिलना चाहिए। जैसे मनरेगा के तहत आपको एक साल में 100 दिन का काम मिलता है, ऐसे ही आपको प्रतिदिन काम मिले तब भी आप ग्रामीण के विकास का लक्ष्य है। उपज की उचित कीमत यानी आपने जो भी अनाज पैदा किया है उसकी अच्छी कीमत मिले, ये भी विकास का हो सकता है। और बेहतर मजदूरी, और इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका घा, इनमें से सभी। चलो 14 नंबर प्रश्न बोला, बांधों को भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडारण। बताओ। बांधों का भी। ठीक है, आप जानते हो बांध बना लेते हो, पानी को एकत्र कर लेते हो किसके लिए? अपनी फसल के लिए, है कि नहीं? फसल वगैरह, सिंचाई वगैरह के लिए तालाबों में इकट्ठा कर लेते हो, पक्षियों जानवरों के लिए, पीने के लिए। तो बांधों को क्या कहा जाता है? तो बांधों को आपको कहा जाता है, ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। ठीक है, इसके बाद 15वां, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। ठीक है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? बताओ। ठीक है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विदेशों में होता है, राष्ट्रीय व्यापार जो भारत में होता है, जो केवल एक ही देश में होता है। ठीक है, आंतरिक व्यापार जो केवल राज्यों के बीच होता है। ठीक है, दो राज्यों के बीच। वस्तु विनिमय, इनमें वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो आपका जो आंसर नंबर गा है 15वें का,
सही आंसर हो गया। मैंने आपको बेहतरीन और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, 16वां प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अति दुर्गम स्थानों मतलब जहाँ आपकी सवारियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं, बस ना जा सके, ठीक है, ये सब होता है आपका अति दुर्गम। तो क्या है ऑप्शन नंबर का जल परिवहन, या ऑप्शन नंबर आपका खा वायु परिवहन, गा रेल परिवहन और घा स्थल परिवहन। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी 16वें का? तो सभी बच्चे 16वें का आंसर कर रहे हैं क्या? वायु परिवहन। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। ठीक है, तो वायु परिवहन यानी कि आप हवा में उड़कर भी जा सकते हो। क्लियर आंसर। चलिए नेक्स्ट 17वां लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, काला, पीला, भूरा। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। तो क्या है आपका लाल, काला, पीला, भूरा? 17वें का आंसर आप सभी बताओ। ठीक है, तो लेटे लेटे मतलब क्या? ला ला आ गया, तो लेटे का मतलब क्या हो गया? लाल। क्या हो गया आपका? लाल। क्लियर। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या हो गया? लाल। ठीक है, चलिए अब 18वां उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मई को, 24 सितंबर को या 24 दिसंबर को। तो उपभोक्ता दिवस तो आप सभी याद रखना वो आप लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को। क्लियर। कब मनाते हैं आप? 24 दिसंबर को। इसके बाद 19 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन, लंदन, टोक्यो, जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, तो बताओ 19 का आंसर। ठीक है, तो 19 का आंसर है आप सभी क्या कर रहे हो? जिनेवा। चलो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, अद्भुत। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद 20 बोला गया निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे, डाकघर, सेल, डिस्को। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है जो हर जगह है? वो बताओ आपको नहीं है। ठीक है, 20 का आंसर। ठीक है, तो आप याद रखना, देखो रेलवे भी है और डाकघर भी है, सेल भी है, और क्या नहीं है आपका? टिस्को। क्लियर। चलिए 20 तक आपने कर लिए। अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ जो मैं हर बार देता हूँ, आप इनको तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जिसके बाद प्रश्न 1 इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तैयार कर लेना, आपके नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, याद कर लेना आप। तीसरा प्रश्न आज का ये है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इन 3 प्रश्नों को तैयार करना। इसके बाद मैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।